अब ना इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या चेंज आया है ना, जो हम बात कर रहे थे। तो पहले तो ऊपर ऊपर के लेवल पे देख लेते हैं कि क्या चेंज आया है। कुछ ऐसे, पहली बात तो ना बड़े एक्ट को छोटे करने की, कुछ चीज़ों को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी है, कुछ को अलग से हेडिंग में डाल दिया है। तो दो लेवल पे चेंजेस हुए हैं, एक स्ट्रक्चरल लेवल पे हुआ है और दूसरा जो है आपके फंडामेंटल लेवल पे, कंसेप्चुअल लेवल पे हुआ है। हम दोनों डिस्कस करेंगे। पहले तो क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे पार्लियामेंट ऑफ यूके, क्राउन, हर मैजेस्टी, ऐसी फालतू चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। पहले का ये 1872 का एक्ट है, ब्रिटिश के ज़माने पे चला आ रहा था, तो उनके पार्लियामेंट का रेलेवेंस था। हम मान लेते थे कि भाई उनका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर भी वैलिड होगा, है ना। कुछ चीज़ें थी जो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमें पता है ना कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी फैक्ट, तो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो उसमें बड़ी सारी लिस्ट दी थी। दोज थिंग्स आर नॉट एट ऑल नीडेड नाउ, क्योंकि अब हमारा कोई यूके से, ना हम उनके कोई सबॉर्डिनेट है, ना हमारी सरकार वहाँ से चल रही है। वी आर अ सॉवरेन नेशन, तो हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऑल दोज रिडंडेंट वर्ड्स जो तब से चले आ रहे थे वो हटा दिए, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे बैरिस्टर, वकील। अब बैरिस्टर तो इंग्लैंड से जो वकील बन के आता था उसको बोलते थे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीडर, इन सबको सिर्फ एडवोकेट से रिप्लेस कर दिया, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ उसी का काम है। एक्सपर्ट का जो स्कोप है वो एनलार्ज कर दिया। बोला गया है कि हमने सेक्शन 45 में पढ़े थे ना, अलग अलग टाइप के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कौन साइंटिफिक फील्ड में हो गया, या ये फिंगर प्रिंट्स का जो एक्सपर्ट है वो भी। तो बोला गया है कि एक्सपर्ट इन एनी अदर फील्ड ऑल्सो। कहने का क्या मतलब है, और ये बात बहुत नई चीज़ नहीं करी है, ये दिस हैज़ ऑलरेडी बीन सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट केसेस, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, है ना। कोई भी बंदा जिसको स्किल है, स्किल मीन्स प्रोफेशनल स्किल होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। कोई ताला चाबी बनाने वाला है, की मेकर है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट। और इसका रोल इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसका रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब इन्होंने सेक्शन 65B(4) का जो सर्टिफिकेट होता था ना पुराने वाले अपने एविडेंस एक्ट का, उसमें एक फॉर्मेट दे दिया गया है कि उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, और उसमें अब एक एक्सपर्ट को भी सर्टिफिकेट देना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट कौन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो अभी अपन धीरे धीरे देखेंगे कि क्या है ना। तो एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिली या कंप्यूटर से कोई सामान निकालना है, अब आप उसका एक्सपर्ट कौन लेकर आओगे? समटाइम्स इवन सर्विस प्रोवाइडर्स कैन बी एक्सपर्ट। इनफैक्ट अभी तक यही किया जाता था कि जितने बंदे इन्वॉल्व हैं, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, सबसे सर्टिफिकेट ले लिया जाता था, है ना। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी एक्सपर्ट हो सकता है, आपका सर्विस प्रोवाइडर भी एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये एक्सपर्ट के कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। लाइक आई टोल्ड यू कि पहले डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को मेंशन नहीं किया गया था। नॉट दैट इट वॉज अ वेरी बिग सिचुएशन फॉर अस, बिकॉज 21T से हम एनीवे डिराइव कर लेते थे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, भाई वो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जिसको हमने डिजिटली क्रिएट किया है। वो ईमेल हो सकता है, सर्वर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है ना। और ये क्यों डिस्कशन चला आया, क्योंकि हम देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में हमेशा से 2-3 कैटेगरी दी गई थी, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक, है ना। अब आप बोलोगे नहीं मैम, डॉक्यूमेंट्री में तो इलेक्ट्रॉनिक था, पर 65A क्लियरली बोलता था, ऐसे, और 65B बोलता था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स होंगी, दैट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद सेक्शन 65A and B. We don't care about anything else that happens in Indian Evidence Act. वो स्टार्ट होता है notwithstanding से, if you remember. तो इसीलिए फॉर दैट पर्पस हम बोल रहे हैं कि दिस डॉक्यूमेंट वॉज कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज, ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक। बट अब इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि भाई जो डेफिनेशन डॉक्यूमेंट है ना, इट इंक्लूड्स डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज वेल। फिर तीसरी चीज़ क्या बोला है उन्होंने, बोला है कि अच्छा, अगर कन्फेशन आप कोर्जन से ले रहे हो,
है ना, तो वो इररेलेवेंट होगा, विच इज़ ओके, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज हम 3 बड़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसमें क्या मेजर चेंजेस हैं। ओके, नाउ इसमें बोला गया मल्टीपल पर्सन्स आर जॉइंटली ट्राइड, इफ अक्यूज्ड एब्सकॉन्ड्स जॉइंट ट्रायल विल स्टिल हैपन। सीआरपीसी में भी पढ़ोगे, पहले क्या होता था, जॉइंट ट्रायल चल रहा है आपका और मेरा, मैं भाग गई, आई एम एन एब्सकॉन्डर। अब आपका अकेले कैसे जॉइंट ट्रायल होगा, है ना, और मेरे एब्सेंस में तो मेरे अगेंस्ट डिसीजन सुना नहीं सकते। बट अब सीआरपीसी में एक कॉन्सेप्ट आया है इन एब्सेंटिया ट्रायल करके, इन एब्सेंटिया ट्रायल, मतलब अगर मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हूँ ना, जो 82 में सीआरपीसी में होता था, अब यहाँ पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की भी डेफिनेशन में बड़ी सारी चीज़ें, समबडी हुज कमिटेड रेप और सेक्सुअल ऑफेंस, उनके भी कैटेगरीज डाल दी हैं। सो इफ़ फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड आई वॉज बींग जॉइंटली ट्राइड विद यू एंड आई एब्सकॉन्ड, ठीक है, तो जजमेंट मेरे अगेंस्ट भी प्रोनाउंस हो सकता है, मेरे अगेंस्ट इन एब्सेंटिया ट्रायल चल सकता है, ठीक है। फिर 52 में किस किस का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है, जहाँ पर पहले सिर्फ टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड यूज़ किया गया था, उसको टेरिटरी ऑफ टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ किया गया था, अब उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये क्या डिफरेंस है टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में? टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका होता है ये जो एम्बेसीज होती हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेरिटरी मतलब इंडिया, दैट इज़ भारत, है ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी से लेकर पूरा जो एरिया है वो आपका इंडिया की टेरिटरी कहलाएगा। ओके, अब ये आपका हो गया बेसिक डिफरेंस। जो बेसिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपका प्राइमरी एविडेंस पे आया है, आपका सेकेंडरी एविडेंस में आया है, और कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में आया। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्राइमरीली डिस्कस इन today's video. Okay, so please hold your horses, be patient. This video is going to be very important for you, very informative. अगर आपने इसको समझ लिया तो एविडेंस एक्ट बड़ा स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। ओके, क्विकली वील सी, लाइक आई टोल्ड यू, चेंजेस 2 टाइप के हैं, स्ट्रक्चरल एंड सब्सटैंशियल। पहले 167 सेक्शंस हुआ करते थे, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, है ना, पहले 167 सेक्शंस हुआ करते थे, अब 170 हो गए। कुछ सेक्शंस को कंसोलिडेट कर दिया, कुछ को तोड़ दिया है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे पहले हमारा सेक्शन 4 हुआ करता था, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, उसको हमने डेफिनेशन क्लॉज में डाल दिया है। और पहले जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज हुआ करता था उसको अब हमने डेफिनेशन क्लॉज का नाम दे दिया गया है ना। पहले डॉक्यूमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कहीं पर डिफाइन नहीं किया था, भले आईटी एक्ट आया था हमारा सेक्शन 2000 में, पर डिस्पाइट दैट डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया था, बट अब कर दिया है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो हम पढ़ते आए हैं भाई, शफ़ी मोहब्बत से लेकर नवजोत संधू, और फिर शफ़ी मोहम्मद, और फिर क्या कहते हैं आपका अर्जुन पंडित राव खोटकर, है ना, ये जो सारे सीरीज़ ऑफ लॉज है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो नए लॉ ने क्या किया है, एंड दिस इज़ नॉट एन ओपिनियन दैट आई एम गिविंग, दिस इज़ अ फैक्ट दैट यू विल इवेंचुअली नोटिस कि ये नए लॉ ने किया है कि जो पोजीशन अर्जुन पंडित राव खोटकर ने सेटल कर दी थी, है ना, उस पोजीशन को फिर से थोड़ा सा इम्बैलेंस कर दिया। ओके, ठीक है। पहले क्या था भाई, पहले हमारे पास लाइक आई टोल्ड यू 3 कैटेगरी हुआ करती थी। ये नवजोत सिंह जौहर वाले केस में बोला था, अब सॉरी नवजोत संधू वाले केस में 2005 में क्या हुआ कि एक क्वेश्चन उठा कि भाई देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट 2 ही चीज़ें बोलता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्राइमरी इज़ बेटर देन सेकेंडरी। यस, अब हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में प्राइमरी क्या होगा, डिजिटल, जो अपना डिजिटल बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, है ना। अगर हम बहुत प्राइमरी बोले, ओरिजिनल, तो वो तो लैंग्वेज हमें समझ ही नहीं आनी,
सो दैट इज प्राइमरी। या तो आप सर्वर्स लेकर आओ बड़े बड़े, यस। तो कोर्ट ने बोला कि देखिए एनी वे पॉसिबल नहीं है प्राइमरी लाना, है ना, क्योंकि आप कितना भी कर लोगे आपको प्रिंट तो निकालना ही पड़ेगा कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। जो ओरिजिनल चीज़ कैप्चर हुई है, जो प्राइमरी एविडेंस है, वो तो आप ला नहीं सकते। तो लेट अस कंसिडर आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एज अ सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस। इट्स फाइन। सेकेंडरी में क्या करना है, आपको पहले कंडीशंस फुलफिल करनी है, आप ये बता दोगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, हम इसको सेकेंडरी कंसिडर कर लेंगे और ठीक है। फिर आया हमारा जजमेंट अनवर वर्सेस बशीर, जिसमें बोला, कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपको जो भी करना है ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में, उसके लिए आपको 65A और B ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्ट होता है नॉटविथस्टैंडिंग से। You only have to go by the modality of section 65B। और यही चीज़ आपने अर्जुन पंडित राव कोट करने बोल दी। 65B का मैंडेट करने का क्या मतलब है? 65B का मैंडेट करने का मतलब है, 65B सिंपल सी दो बातें बोलता है कि देखो भाई, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मैनिपुलेशन होंगे, हम कैसे प्रूफ करें कि जो मैनिपुलेशन मतलब ये जो रिकॉर्ड तुमने प्रूफ किया है वो विदाउट मैनिपुलेशन है ना। अब तो स्पेशली वी आर सीइंग डीप फेक्स एंड ऑल दोज टेक्नोलॉजीज, वी डोंट नो कि दैट द डॉक्यूमेंट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इज़ 100% एक्यूरेट। सो व्हाट डू वी डू? तो सिंपल सी बात है कि हम दो लेवल पे ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन के लेवल पे और एक डिवाइस के लेवल पे, कि इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो ऑथेंटिक है और जो डिवाइस जिसमें इंफॉर्मेशन थी वो सही सलामत चल रही थी। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, और इन्हीं दोनों को प्रूफ करने की, तो ये है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, और एक इन दोनों को प्रूफ करने के लिए एक सर्टिफिकेट देना, ये है एक नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो अभी हम पुरानी बातें कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोलते थे कि भाई इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि रेगुलरली फेड होनी चाहिए कंप्यूटर में, और डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो रेगुलरली यूज़ में आ रही हो और किसी ऐसे बंदे के पास हो जो उसके लॉफुल कंट्रोल में है कि नहीं। तो ये अगर चीज़ हो जाती है तो सर्टिफिकेट दे दो भाई, हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सही है। अब बीच में बड़े सारा डिस्कशन हुआ, बीच में सवाल उठा कि हम सर्टिफिकेट क्यों दें, है ना। अगर मैंने फ़ोन से कोई फ़ोटो ली और मैं फ़ोन ही सबमिट कर दे रही हूँ कोर्ट में, है ना, मैं नहीं दे रही सर्टिफिकेट, बट अगर मैं प्राइमरी एविडेंस ही दे रही हूँ, अगर मैं फ़ोन ही सलामत तरीके से कोर्ट में पेश कर दे रही हूँ, तो मुझे सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो शफी मोहम्मद ने बोला नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सर्टिफिकेट देने की। तो पूरी जंग जो है वो सर्टिफिकेट के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। पर अभी हम उससे 2 मिनट के लिए साइड हटेंगे, बिकॉज हमें समझना ज़रूरी है कि ये लॉ क्या है। ठीक है। अब क्या हुआ नए लॉ में, इन्होंने प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन को बढ़ा दिया। ठीक है। इन्होंने बड़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली। अगर हम देखें, ये देखो, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में 57 बोलता है प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये तो हमें एनीवे पता था, है ना। हमने एक्सप्लेनेशन 1, 2, 3 पढ़ रखे हैं, एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6 और 7 ऐड हुए। ठीक है। 4 क्या बोलता है, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files, each such file is primary evidence। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और मेरा ये जो आईपैड है वो ऑलरेडी iCloud से सिंक्ड है, तो साइमल्टेनियसली या फिर सीक्वेंशली मेरी एक फाइल मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम में स्टोर हो रही है।
तो नॉट ओनली द फाइल दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन माई कंप्यूटर, जो मेरी क्लाउड मेमोरी है जहाँ पर ये फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड हो जा रही है, दैट विल ऑल्सो बी अ प्राइमरी एविडेंस. फिफ्थ बोलता है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, सच इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अंटिल इट इज डिस्प्यूटेड. कस्टडी क्या है किसी को नहीं पता. कस्टडी मीन्स व्हाट? आप ये प्रूव कर दो कि या तो आप राइटफुल ओनर थे, है ना, जिसके पास ये चीज़ मिली है, ही वॉज ईदर द पर्सन हु इज़ द राइटफुल ओनर, या फिर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कहीं से कि आप इसको प्रॉपरली रखो. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, आई एम द ओनर ऑफ द फ़ोन, मेरे पास एक फुटेज है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने ये, क्योंकि कई बार क्या होता है आई क्लाउड में नहीं किया मैंने अपलोड, है ना, तुरंत 15 दिन बाद किया, 20 दिन बाद किया, तो ये साइमल्टेनियस तो नहीं होगा. बट क्योंकि ये मेरा फ़ोन है, आई एम द लॉफुल कस्टोडियन ऑफ माई फोन, देर इज़ नो डिस्प्यूट दैट दिस इज़ नॉट अ प्राइमरी एविडेंस एज पर एक्सप्लेनेशन 2, है ना. So irrespective of whether the situation is falling under explanation 4 or not, because I am the owner of the phone, I have the lawful authority over it, the court will say that it is a primary evidence. Why? Because it is coming from a proper custody. ठीक है. पर कोई इस चीज़ को डिस्प्यूट कर दे, मान लीजिए मेरा हस्बैंड या कोई भी दूसरा पर्सन ये डिस्प्यूट कर दे कि नहीं है तो इसकी कस्टडी में था ही नहीं, तो कहीं से और लेकर आई है, देन इट विल, द बर्डन इज ऑन द अदर पर्सन टू प्रूव कि ये प्रॉपर कस्टडी नहीं है. ठीक है. 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट बिल्कुल प्रिज्यूम कर सकती है कौन सी चीज़ प्रॉपर है, कौन सी चीज़ प्रॉपर कस्टडी नहीं है. एक्सप्लेनेशन 6 बोलता है वेयर अ वीडियो रिकॉर्डिंग, अभी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड था, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि अगर साइमल्टेनियसली स्टोर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंड ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्ट और ट्रांसफर टू अनदर, ईच ऑफ सच स्टोर्ड रिकॉर्डिंग इज प्राइमरी. मैंने, मान लीजिए हम देखते हैं ना, जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो मल्टीपल डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, एक लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यूट्यूब पे लाइव आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो, है ना, तो वो जो सारी चीज़ें हैं दैट विल बी, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्राइमरी एविडेंस. अच्छा, अगर मैंने वो ट्रांसफ़र भी करी है साथ ही साथ, है ना, जैसे ही मेरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है या मैंने एक डिवाइस कनेक्ट कर दी है जहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस में वो एट द सेम टाइम वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है या ट्रांसफ़र हो रही है, देन ऑल्सो इट विल बी अ प्राइमरी एविडेंस. ठीक है. एक्सप्लेनेशन 7 बोलता है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेजेस स्पेसेस इन अ कंप्यूटर रिसोर्सेज, ईच ऑफ सच ऑटोमेटेड स्टोरेज इंक्लूडिंग टेम्पररी फाइल्स इज प्राइमरी एविडेंस. जैसे आपका रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप कई बार फ़ोन बंद कर देते हो, खोलते हो तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं, है ना, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें आपकी बहुत ही माइन्यूट स्टोरेज सिस्टम्स में स्टोर हो रही है कंप्यूटर में. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वन ऑफ सच मेमोरी, जो टेम्पररी मेमोरी हम जिसको बोलते हैं, है ना. तो ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है. तो ये हो गया आपका प्राइमरी एविडेंस. अब सेकेंडरी एविडेंस पे हम आएंगे, है ना, पर पहले उसके लिए हम समझ लें कि प्रॉब्लम क्या है. अच्छा, यू वांट मी टू स्टॉप हियर? आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर. इस पे हम दूसरा वीडियो बना लेंगे, बट एक बार हम इसका ये देख लेते हैं इम्पोर्टेंट. अब देखो, इन्होंने प्राइमरी एविडेंस में ये सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है. अब 61 देख लेते हैं क्या बोलता है. 61 बोलता है कि नथिंग इन दिस अधिनियम shall apply to deny the admissibility of electronic or digital record on the ground that it is an electronic or digital record, and such record shall, subject to section 63, have the same legal effect, validity and enforceability as other document. तो कहने का क्या मतलब है कि treat this electronic document as a paper document. तो जो पहले 65B था, अब वो 63 हो गया, जो भी अपन देखेंगे यहाँ पे, पर इन्होंने ये डिक्लेरेशन दे दिया. अब एक बात बताओ, अगर जब ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी एविडेंस
को हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने प्राइमरी एविडेंस मान लिया है, तो फिर तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी 63 की, सब्जेक्ट टू सेक्शन 63 लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, क्योंकि 61 में क्या लिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज जस्ट लाइक अ पेपर एविडेंस। तो जैसे पेपर एविडेंस को आप प्रूव करते वैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी प्रूव करो। सो टेक्निकली ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 63 लिख के इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। क्यों गड़बड़ कर दी? बिकॉज नाउ यू हैव टू कंप्लाई टू सेक्शन 63 जो सेक्शन 65B है, मतलब सर्टिफिकेट और वो सारे ड्रामे तो आपको करने ही पड़ेंगे, और दूसरी तरफ बोलो नहीं ये तो प्राइमरी एविडेंस है। तो डिसाइड कर लो ना कि प्राइमरी एविडेंस की तरह प्रूफ करना है कि 65 की तरह प्रूफ करना है। कहने का क्या मतलब है कि वो जो डिबेट है ना, जो पहले नॉट विथ स्टैंडिंग और नथिंग की चली आ रही थी अर्जुन पंडित राव खोटकर के टाइम से, और वो जो फाइनली सेटल कर दिया, सॉरी ये क्या कहते हैं, नवजोत संधू के ज़माने से चली आ रही थी और फाइनली अर्जुन पंडित राव खोटकर ने सेटल कर दी, वो डिबेट फिर से इन्विगरेट हो गई है ना, फिर से वो डिबेट चल पड़ी है। लॉयर्स बोलेंगे नहीं भाई सेक्शन 61 ओवर पावर करना चाहिए, लोग बोलेंगे नहीं जी, सब दूसरा पार्टी बोलेगी नहीं जी सब्जेक्ट टू सेक्शन 63 पढ़ो और सेक्शन 63 फॉलो करो, जो कि एग्जैक्टली सेम है सेक्शन 65B जैसा। Okay, so this is the first problem that we have identified. In our subsequent videos मैं आपको 2 और प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो इसके साथ है, एंड तो आप प्लीज़ इसके सारे वीडियोस देखना एंड देन यू विल रियलाइज़ कि अच्छा ठीक है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या चेंजेस हैं और हम इसको कैसे पुराने लॉ के साथ कनेक्ट